हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आज 6 मई हो चुका है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास केवल 30 दिनों का समय बाकी है। तो इसी 30 दिन से पहले हमें हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है, जिसमें आप सभी का जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, आपको अपने पेपर से पहले आज का यह पहला मॉडल पेपर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि 110% सारे क्वेश्चन आपको इसी पहले मॉडल पेपर से देखने को मिलेगा। तो ये आपके एग्जाम से पहले पहला मॉडल पेपर रामबाण साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका पेपर 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम लोग जीके और हिंदी के सवालों को देखेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका पूरा पेपर 300 नंबर का होगा। ठीक है, टाइम यहाँ पे आप सभी को हम 45 मिनट दे रहे हैं, लेकिन आपका जो रियल पेपर होगा वो पूरे 120 मिनट का होने वाले हैं। तो इस टाइम हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यूपी एग्जाम के नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होंगे। जिस तरह से इस टाइम यूपी में एग्जाम हो रहे हैं ना, उसी तरह नए नए सवाल आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। गलत जवाब पे आप सभी का नंबर नहीं कटेगा। कल भी हमने इस तरह का एक पेपर को हल किया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने स्कोर को पूरा किया था। तो इस क्लास में भी आप पूरे स्कोर को करिएगा, हर एक सवाल का जवाब खुद से करिएगा। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी, सभी सवालों पर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस पहले मॉडल पेपर को देखते हैं। लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, तो स्कोर ही बताइएगा कि आज के इस पेपर से आप सभी का कितना स्कोर रहा था। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो भाई, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1986 में, 1990 में, 1983 में या 1984 में? तो 1986 में अधिनियमित किया गया था। तो पहले का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन ग्रह है? तो इनमें से कौन सा एक जोबियन ग्रह है? बुध है, वरुण है, शुक्र है या पृथ्वी है? तो एक जोबियन ग्रह की बात कर रहा है, तो वरुण एक जोबियन ग्रह है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, भारत द्वारा पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? ये इंपॉर्टेंस वाले आपके एग्जाम के लिए। भारत द्वारा पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1974 में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो पूरे 3 पद्धतियां हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो साथियों, कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? बताएंगे आप सभी लोग। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, जो कि एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी सवालों का उत्तर भी तैयार करते हुए साथ में बढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये क्लास दोबारा ना देखने की जरूरत पड़े, ऐसा टारगेट लेकर चलिएगा। भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? भारत का पहला आरक्षित वन इनमें से कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिएगा, और आगे बढ़ने से पहले तो साथियों, आप लोग ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अपने पास मंगाकर अपनी तैयारी और भी अच्छी करिए भाई। आप क्लास के साथ साथ डेली एक टेस्ट भी लगाइए। तो आज 6 मई है, तो कम से कम 16 मई तक ये 10 टेस्ट सीरीज को ख़त्म करिए भाई। एक टेस्ट आपको डेली देना है, जिसमें से एक टेस्ट में आपको पूरे 150 सवाल मिलेंगे। यानी पूरे 10 टेस्ट आप लगा लेते हैं तो आपका पूरा 1500 सवाल तैयार हो जाएगा।
इसमें आप सभी को जैसे जीके से 38 सवाल पूछे आएंगे तो वैसे सवाल आपको मिलेंगे। हिंदी से पूरे 38 सवाल पूछे, हिंदी 37 सवाल रहेंगे। मैथ के पूरा आपके 37 सवाल रहेंगे और रीजनिंग के पूरे आपके 38 सवाल रहेंगे, जैसा आपका सिलेबस रहेगा। इसके अलावा हम आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और सभी सवाल डिटेल सोल्यूशन के साथ भी रहेंगे। ठीक है, तो साथियों आपको यदि चाहिए पीडीएफ तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप कर लीजिए इस नंबर मैसेज करके 50 रुपीज़ पे करके ये सारे टेस्ट सीरीज प्लस संपूर्ण हर एक चैप्टर का क्वेश्चन अपने पास मंगाइए। ओके, तो जल्दी करिए, समय नहीं है भाई। इस नंबर मैसेज करके सारे क्वेश्चन को अपने पास मंगाइए, इस पीडीएफ को अपने पास मंगाइए और तैयारी और भी अच्छी करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ, यानी भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किनके शासन में प्रारंभ हुआ था? तो शेरशाह सूरी के शासन में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्यालय पेरिस में है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्यालय पेरिस में है? यूनिसेफ का है, ILO का, यूनेस्को का, FAO का है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पर है? तो दिल्ली शहर का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। आप तुरंत नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ठीक है, तो जरूर से आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1992 में की गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये राजस्थान राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को, ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है ईस्टर त्यौहार को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है? तो साथियों कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप में है? तो वो लेह है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो साथियों भारत का पहला लोकपाल कौन बना था बताएंगे आप लोग? तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए पूर्व में म्यांमार से लगती है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को, भारत के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों भारत के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? तो साथियों किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? जैसे आगरा किला ये अकबर के शासनकाल में हुआ था, लाहौर का किला भी हुआ था, इलाहाबाद का किला, लेकिन जो लाल किला दिल्ली है जो दिल्ली में स्थित है ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भाई शाहजहां के समय में हुआ था, है ना। तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये राजस्थान राज्य में किया गया था।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों हम 38 सवाल जीके के हल करेंगे तो कम से कम आप सभी का 25 सवाल सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो साथियों भारत का जो 98वां टाइगर रिजर्व है वो कौन सा बना है बताइएगा। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य बना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? तो साथियों कौन कठोर जल में उपस्थित है? कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, सोडियम या क्लोरीन? तो कैल्शियम उपस्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। विश्व में पेट्रोल की कीमतें इससे निर्धारित होती, यानी जो विश्व में पेट्रोल की कीमतें होती है वो किससे निर्धारित होती हैं? IMF से, IBRD से या रिजर्व बैंक से, ओपेक से? तो किससे होती है? तो ओपेक से होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? तो याद रखिएगा भाग थर्ड में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? तो पूरे 31 सदस्यों को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे उस टाइम? तो सिद्धू मुर्मू थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1950 में की गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। वह महाद्वीप यानी सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ ऑल द अर्थ सॉरी पृथ्वी था? तो वह महाद्वीप यानी सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ ऑल द अर्थ सॉरी पृथ्वी था? बताएंगे आप लोग। तो पेंजिया का था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। प्राचीन काल लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो साथियों जो प्राचीन काल लाड खान नामक मंदिर है ये किस स्थान पर है? तो ये एहोल में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा? तो साथियों आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा? तो याद रखिए असम राज्य मिलेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? तो टैगोर केंद्र है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा अबुल कलाम आजाद जी थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो साथियों भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ध्यान रखिएगा भाई 62 वर्ष है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। सत्य शोधक समाज यानी ट्रूथ स्पीकर सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? बताइए।
सत्य शोधक समाज की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? आप से बताएंगे तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये जीके का 38 सवाल पूरा हो गया। तो बताइए कि आप सभी का इन 38 सवाल में से कितना स्कोर बना, ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूंगा भाई लगभग 25 सवाल तो आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, यामा के रचयिता कौन है? अब देखिए हिंदी के सवाल को डिस्कस करेंगे। हिंदी में कम से कम आप सभी का 25 सवाल सही होना चाहिए, इतना टारगेट लेकर चलिएगा। यामा के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द चंद्र का पर्यायवाची नहीं है? जैसे हिमांशु है, राकेश है, चंद्रमा है, लेकिन धूसर नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के उसके आरंभ में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो अध्ययन में यानी स्टार्टिंग में लगा होगा तो अधि लगा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या है? तो साथियों इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है? तो सुंदर एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? तो साथियों इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? तो इंद्रिय है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है? मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्नलिखित में से कोष्ठक चिन्ह कौन सा है? तो साथियों कोष्ठक चिन्ह कौन सा है? तो भाई कोष्ठक चिन्ह तो पहला ही ऑप्शन है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है। नक्षत्र देखिए शब्द सही है भाई लिखा, प्रयोग भी सही लिखा है, प्रेमचंद भी सही लिखा है, लेकिन जो नक्षत्र है, नक्षत्र में न और ये छत्री छ रहता है भाई, ये छाता छ वाला छ नहीं रहता है नक्षत्र में। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें गलत वर्तनी है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानना है, तो कौन सा है? सीता बीड़ा बजा रही है, ये सही आपका है भाई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, पावक का सही संधि विच्छेद रूप चुनिए। पावक का सही संधि विच्छेद रूप पहचानना है, तो कौन सा हो जाएगा? पावक का होता है प धन अक पावक, तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो साथियों कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो पोत एक अनेकार्थी शब्द है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित वाक्य का काल भेद बताइए। उसने अपने पालतू कुत्ता को मारा था, बताइए कौन सा वाक्य का काल भेद है? उसने अपने पालतू कुत्ता को मारा था, तो ये पूर्ण भूतकाल है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, हिंदी वर्णमाला में छ त्र ज्ञ स्र क्या है? बताइए कौन सा व्यंजन है? छ त्र ज्ञ स्र ये कौन सा व्यंजन है? आपने पढ़ा होगा, तो ये संयुक्त व्यंजन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप बताइए कि य र ल और व ये कौन से व्यंजन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप जानते हैं हर क्लास का एक सवाल आपके लिए होमवर्क रहता है, तो यही सवाल आपके लिए होमवर्क हो गया। य र ल व ये कौन से व्यंजन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल किसका स्रोत पढ़िए? शारदा जी का, उमा जी का, कांता जी का या धात्री का? तो प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए, तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे,
ठीक है, ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो कृदंत कहलाते हैं, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, सदै का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो साथू सदै का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? बताइए आप लोग। सदै का निर्दय है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर, ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो नाम मात्र का बड़प्पन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। रमेश घर जा रहा है, तो घर का तत्सम शब्द क्या होता है? घटिका, गहन, घट या गृह। तो घर का तत्सम शब्द की हम बात करेंगे तो गृह होता है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, अब लौ नसानी अब न सहो पंक्ति में कौन सा रस है? अब लौ नसानी अब न सहो पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है? बहुवचन से संबंधित वाक्य इनमें से कौन सा है? प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, ये बहुवचन से संबंधित वाक्य है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? तो साथियों, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो भयानक रस नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा, सूरदास के पदों में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो साथियों, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण या विवाह? बताइएगा आप लोग, सभी बताएंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो मेरे दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है, तो ध्यान रखिएगा, भाषा एक स्त्रीलिंग शब्द है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर। तो साथियों, अब हम लोग यहाँ से रीजनिंग के सवालों को हल करेंगे। तो रीजनिंग और मैथ में आप सभी का एक भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए भाई। बताइए आप सभी लोग इस सवाल को हल करिए। जैसे 6 लड़के हैं, यम, जी, भी, ए, आर और डी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। एक सीधा पंक्ति ऐसे है, इसमें 6 लड़के खड़े हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लड़के खड़े हो चुके हैं भाई, वो भी उत्तर की तरफ। दिशा आप जानते हैं ना, ऊपर की तरफ देखें, नॉर्थ ऊपर की तरफ। यानी हम एग्जाम्पल आपको एक दे रहे हैं कि आप मानिए कि यम यहाँ पर है, तो यम का जो दायां होगा इधर होगा, यानी राइट साइड, ठीक है, और बायां किधर होगा? इधर होगा बायां, यानी लेफ्ट हैंड। तो सेम आपको एक एक लाइन पढ़ के एक एक लाइन को कंप्लीट करना है जो सवाल बोला है, ठीक है। देखिए कैसे, पहला लाइन को हम पढ़ते हैं भाई, जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं। सवाल पहला लाइन में बोला है कि जी के बाईं ओर, यानी जी के लेफ्ट हैंड में केवल 3 लड़के खड़े हैं, तो हमें ऐसे जगह जी को सेट करना है कि उसके बाएं में 3 लोग को बैठा दिया जाए। तो भाई हम जी को यदि हम यहाँ बैठाते हैं तो देखिए बाएं में 3 लोग आ जाएंगे, दायां में 2 ही आ रहे हैं, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग करना है। जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं, तो पहला लाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा का लाइन देखिए, यम जो है वो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर खड़ा है। भाई साहब, यम जो है वो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर खड़ा है, यानी यम यहाँ पे आ जाएगा भाई। देखिए बाएं से दूसरे स्थान पे यम है, तो पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला लाइन को देखते हैं, जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है। जी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, और ए को यदि हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो जी और डी के बीच में ए आ जाएगा, अरे जी और ए के बीच में डी आ जाएगा, ठीक है। तो जी और ए के बीच में डी भी आ गया। अब देखिए भाई, अब देखिए 2 पंक्तियाँ भी खाली है, तो आप किसी को बैठा लीजिए, आर को यहाँ बैठा लीजिए, भी को यहाँ बैठा लीजिए। अब दाएं सिरे से दूसरे स्थान में कौन खड़ा है? दाएं सिरे से दूसरे स्थान पे तो डी खड़ा है, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए भाई, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर
62 का राइट आंसर। साथियों रीजनिंग मैथ में किसी भी प्रश्न पे आप सभी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाव है और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। ये समीकरण दिया है काफ़ी लंबा चौड़ा, तो पहले हम लोग समीकरण को बनाएंगे ना। देखिए 60 डी है, डी का अर्थ भाग है तो डी की जगह हम भाग रख देंगे 2। 2 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ जोड़ है तो ए की जगह हम लोग जोड़ रख देंगे 3। 3 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ गुणा है तो बी की जगह हम लोग गुणा रख देंगे 6। 6 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ घटाव है तो सी की जगह हम लोग घटाव रखेंगे 5। फिर देखिए सी है तो फिर माइनस होगा। अब इस ब्रैकेट में देखिए 4 है, बी, बी का अर्थ गुणा है तो बी की जगह गुणा रख देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया समीकरण। अब इसमें हम लोग बॉर्डमस स्कीम लगा देंगे ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते तो डायरेक्ट हम इधर ही कर देते हैं भाई। 2 का भाग हम 60 में देंगे तो 30 बार में, प्लस अब 6 का गुणा 3 में करेंगे 18 हो जाएगा, -5 माइनस। अब इस ब्रैकेट को पूरा हल करेंगे तो 12 हो जाएगा भाई, 4 3 12। ओके क्लियर। अब देखिए 30 और 18 48, 48 में से 5 घटाइए 12 घटाइए, कितना होगा 48 में 5 घटा देंगे तो दोस्त मेरे 43, 43 में से 12 घटा देंगे तो 31। तो कितने लोग का 31 है भाई, तो 62 का बी ऑप्शन कितने लोग का राइट आंसर है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुका होगा, बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर भाई। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या बनेगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त प्रश्नवाचक पद ज्ञात कीजिए। बताएंगे आप सभी लोग इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। 44 46 54 86 214 प्रश्नवाचक चिन्ह। बताएंगे आप सभी लोग। नंबरों का श्रृंखला दिया है, 44 है, 46 है, 54 है, 86 है, फिर 214 है। देखिए नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा मेरे दोस्त, है ना। तो देखिए 44 से 46 तो +2 किया है, 46 से 54 +8 किया है, उसके बाद 54 से 86 तो इसमें देखिए +32 डायरेक्ट किया है, 86 214। यानी अब इसमें कितने का भाई, 86 में क्या हम जोड़े कि 214 बन जाए। 86 14 मान लीजिए 100 हो गया, 14 14 128 इसमें जोड़ा है भाई, 128। अब देखिए 2 से 8 गुणा 4 किया, 2 में 4 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 से 32 तो 8 में 4 का गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, 32 से 128 तो 32 में 4 का गुणा करेंगे तो 128 हो जाएगा। यानी इस 128 में हमें 4 का गुणा करने के बाद जितना आएगा उतना हमें 214 में जोड़ना पड़ेगा। तो 4 8 32 के 2 3, 4 2 8 3 11, 4 1 4 1 5, यानी 512। अब 214 512 हमें जोड़ना है तब जाकर आंसर आएगा भाई हमारा। तो 214 512 कितना होगा, 200 500 700 14 12 726। तो कितने लोग का 726 आया आंसर भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके सभी को समझ में आया। इस सवाल में किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं है तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है। बताइए भाई ये सवाल कितना आसान होता है। देखिए जो जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसमें से आप घटा दीजिए। 460 में से 220 घटाई कितना आएगा, 240 आएगा। अब जो क्षमा है इसको जोड़ दीजिए, ये 240 है, 240 है, इसको एक जोड़ दिए कितना हो जाएगा 241। तो अंतिम छोर से क्षमा की रैंक क्या होगी, 241वीं हो जाएगी। तो ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब इस तरह का सवाल आता है तो आपको यही लॉजिक अपनाना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करिए। मेरे दोस्त बताइए 53 अलग है कि 73 अलग है कि 23 है कि 33। बताएंगे आप लोग। ध्यान से नंबर को देखिए और सोचिए समझिए परखिए उत्तर करिए। तो दोस्त मेरे देखिए जो 53 है 73 है और 23 है ये सभी क्या है भाई, एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, एक प्राइम नंबर है। वो संख्या होती है अभाज्य संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे। लेकिन जो 33 है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या यानी यही डी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा क्योंकि 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं अभाज्य संख्या, लेकिन एक जो चौथा ऑप्शन यही तो अलग है।
तो ये असंगत है, डी ऑप्शन। क्लियर, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जे ई ए एक्स भी प्रश्नवाचक चिन्ह। हल करिए मेरे दोस्त। जे ई ए एक्स भी क्या होगा बताइए। तो क्या करिएगा कि हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए। जैसे जे 10 होता है, ई 5 होता है, ए 1 होता है, एक्स 24 होता है, भी आपका 22 होता है। देखिए 10 से 5 -5, 5 से 1 तो -4 हुआ है। अब देखिए ए को यहाँ पे 27 कर लीजिए, ए को यहाँ पे 27 कर लीजिए, क्योंकि ए और एक्स का रिलेशन बनाना है। तो यहाँ से 27 से 24 -3, 24 से 22 -2, यानी अब हमें 22 में 1 माइनस करना पड़ेगा। -5 -4 -3 -2 तो -1 करना पड़ेगा। तो 22 में से घटा देंगे 21, 21 पे कौन आता है, यू आता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे यू आएगा। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में हेल्प योर फ्रेंड्स को APHG एन के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और ही नीड्स हेल्प को SRML AP के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में हेल्प को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो साथियों इसमें हेल्प का कोड पूछा है, सिंगल हेल्प का कोड। तो बताइएगा आप लोग, कॉमन चेक करिए पहले। जब सिंगल पूछता है तो कैसे सवाल को हल करते हैं हम लोग, कॉमन भाई चेक करते हैं। जो सिंगल पूछा हेल्प, इसको देखते हैं क्या दोनों में हेल्प दिया है। तो हेल्प देखिए पहले वाले में दिया हेल्प योर फ्रेंड, दूसरे के वाले में देखिए ही नीड हेल्प, दूसरे के वाले में भी हेल्प दिया है। यानी कि हेल्प जिस प्रकार से कॉमन मिला है उसी प्रकार इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिलेगा। देखिए पहले वाला कोड AP है, इसमें दूसरे वाले में भी AP है। तो हेल्प का कोड क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, AP हो जाएगा। यानी इस सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। यदि 30 खिलौने का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए सवाल को कैसे हल करेंगे। 30 खिलौने का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ये किसके बराबर है, 50 खिलौने के कास्ट प्राइस के। जानते हैं ना सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब यहाँ से देखिए बराबर है तो 0 0 काट दीजिए। तो यहाँ से 3 SP बराबर 5 CP। तो यहाँ से SP अपान में CP कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। यानी SP आपका 5 है, CP 3 है। कोई सामान हम 3 का खरीद रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं। तो यहाँ से 2 का बेनिफिट होगा किससे, इस 3 से मल्टीप्लाई 100। तो दोस्त मेरे 200/3 कितना होता है बताइए, 200/3 कितना होता है। तो 3 6 18, 2 3 6 18, यानी 66.67% आएगा, जो कि इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई 200 का भाग आप 3 से कराएंगे तो 66.67 आएगा ना, जो कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्टली आंसर है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 66.67% होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। ए जो है बी से दुगना दक्ष है, ए जो है बी से दुगना दक्ष है और दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है बताइए भाई। ये सवाल कौन हल कर सकता है, हल करिए आप लोग। इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर कितना निकल के आएगा, सभी दोस्त हल करके बताएंगे। ए बी से दुगना है, ए बी से दुगना है, यानी हम रेशियो बना लेते हैं। ए जो है वो बी से दुगना है, यानी बी से दुगना तो हम बी को 1 मान लेते हैं। तो भाई 1 से दुगना यानी 2 होगा ए, यही सवाल है। अब इन दोनों सवाल क्या, दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन हम करते हैं, यानी टोटल ये काम कितने 3 है इन लोग का, 2 + 1 करेंगे 3। अब जो है दोनों मिलकर यानी कुल कार्य कितना हो जाएगा भाई, कुल कार्य यदि ए प्लस दोनों मिलते हैं 3 × 16 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ से 48 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा, ए अकेला कितने दिन में, तो 48, ए कितना है 2 है, तो भाग करा दे 24 दिन लगेगा। तो ए अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है, 24 दिनों में कर सकता है, जो कि
डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। यहां तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में बताइएगा? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त मेरे नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को। तीन संख्याएं 4, 5, 3 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समापवर्त 180, तो उनका महत्तम समापवर्ती कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चले जाइए भाई, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, उनका लघुत्तम समापवर्त 180, महत्तम समापवर्तक बताना है, महत्तम यानी HCF आप सभी को बताना है। तो मेरे दोस्त ऐसा काम करिए ना, इस सवाल को आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए, यहाँ से 4 गुणा 5 गुणा 3 करिए और इंटू यक्स मान लीजिए। इनका कितना है भाई? लघुत्तम 180 है, तो यक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका महत्तम आ जाएगा। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू कितना होगा? पहले 4 पंजी 20 23 60, 60x बराबर 180, यक्स बराबर 180/60, तो 1 0 से 0 कैंसिल, 6 18, तो उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 3 होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या बनेगा? 17 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। बताइए, सोच समझ के उत्तर करिएगा। 17 संख्याओं का औसत 47 है, 17 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए, यानी प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत कितना होगा? टोटल संख्या कितनी थी भाई मेरे दोस्त? 17 है। औसत ऐसे निकालेंगे ना, अब इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 17 से 17 कैंसिल, 47 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 6 7 42 का 2 4, 6 चौका 24 और 28, यानी 282 होगा। तो नया औसत कितना होगा? 282, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। किस वार्षिक ब्याज दर पर, ब्याज दर पूछा नहीं आर पूछा है, 1300 की राशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 650 प्राप्त होगा? तो एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, है ना। एसआई कितना दिया है? सिंपल इंटरेस्ट, देखिए 600 ब्याज के रूप में 650 प्राप्त होता है, 650 दिया है। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 1300 दिया है। रेट पूछा है, टाइम 10 वर्षों में, बस इसको हल कर दीजिए। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा। 13 भाई भाग कर देगा ना 650 में, तो 50 बार में 10 5 50, यानी रेट कितना होगा? 5% होगा। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट? तो साथियों ये पूरे 72 सवाल कंप्लीट हुए आपके एग्जाम के लिए। तो अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 72 सवाल में से कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से याद हुआ होगा। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्लास को जरूर लाइक करिएगा और क्लास को जरूर से अधिक दोस्तों में अपने शेयर करिए जिस भी ग्रुप में हैं। ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है भाई, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। जितने भी अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो सारे क्लास में होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथ ही एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, खूब मेहनत करिए भाई, प्रैक्टिस करिए। केवल 1 महीना हमारे पास है, 1 महीना में हमें ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी है कि एक सीट हमारी हो भाई। उसी तरह मेहनत करेंगे, आप हम और मिलकर तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।